इंपॉर्टेंट टास्क होता है क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को एनालाइज करना। और ये सारी चीजें जो लड़का या जो लड़की या फिर जो स्टूडेंट कर लेता है ना, उसका 50% ऑफ द क्वेश्चन या फिर 50% ऑफ द न्यूमेरिकल वहीं पे दिमाग में सॉल्व हो जाता है। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगता में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक जिसके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे ये आप ही लोगों ने सजेस्ट किया है। एंड द टॉपिक सेज दैट व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू डील विथ न्यूमेरिकल्स, यानी कि न्यूमेरिकल से निपटने का सही तरीका क्या होने वाला है, किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, किस तरह से आंसर्स को करेक्ट फाइंड आउट करें ताकि हमारे जो मार्क्स है वो पूरे मिल सकेंगे। ये सारे चीज़ों के बारे में वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़े रहना, वाई बिकॉज मैं आपको मेथड तो बताऊंगा ही बताऊंगा, बट साथ ही साथ आपको मैं 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाजा आ ही जाएगा कि एग्जैक्टली किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, किस तरह से सॉल्व करना है या फिर किस तरह से टैकल करना है न्यूमेरिकल को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कहता है कि एक दिन में परफेक्ट नहीं बनोगे। अब ये वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के ये मत सोचना कि ये वीडियो देखने के बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में परफेक्ट बन जाओगे। ये एक दिन की बात नहीं है और किसी भी चीज को आप एक दिन में मास्टरी नहीं कर सकते हो। उसको बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप उस चीज में परफेक्ट बनोगे। उसी तरह से आज की जो न्यूमेरिकल के ऊपर जो बात कर रहे हैं उसमें भी आप वीडियो देखने के बाद एक दिन में परफेक्ट नहीं बनोगे। यू हैव टू प्रैक्टिस एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ओनली देन आप जो है वो परफेक्ट बन पाओगे। समझ में आया? ओके, अगला पॉइंट कहता है सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को एनालाइज करना। और ये सारी चीजें जो लड़का या जो लड़की या फिर जो स्टूडेंट कर लेता है ना, उसका 50% ऑफ द क्वेश्चन या फिर 50% ऑफ द न्यूमेरिकल वहीं पे दिमाग में सॉल्व हो जाता है। बट मैंने एक और स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर एग्जैक्टली करना क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन एनालाइज करना, मतलब एग्जैक्टली करना क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे, क्वेश्चन को एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार पढ़ना है, 2 बार, 3 बार, 4 बार। क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करो। ब्रेक डाउन करने के बाद क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया है, गिवन टर्म कौन कौन से है, इसको आइडेंटिफाई करके एक साइड में लिखो। उसके बाद अननोन टर्म कौन कौन से है, उनको आइडेंटिफाई करके एक साइड में लिखो। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है उसको एक साइड में लिखना। उसके बाद जो फाइंड आउट करने के लिए कंसेप्ट की जरूरत है, कौन सा कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है, उस कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करना और उस कंसेप्ट के फॉर्मूला को भी नोट डाउन करना जरूरी होता है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन पढ़ना, समझना, एनालाइज करना, यानी ये सारे स्टेप्स को आपको जाना होगा। मतलब ये सारे स्टेप्स के थ्रू आपको जाना होगा, जो कि ऐसा ओरली नहीं समझेगा। जब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। और जब आपको इतने सारे चीजें पता चल जाते हैं तब आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, जिससे आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के न्यूमेरिकल्स में परफेक्ट बन सको, या फिर ऐसा सॉल्व करना स्टार्ट करोगे जिसमें आपके मार्क्स कट होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। बट जो भी न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करोगे ना, उसमें एक बेसिक पैटर्न मैं बता रहा हूं आपको, इस बेसिक पैटर्न को फॉलो जरूर करना जिससे आपको मदद जरूर मिलेगी। सबसे पहले सॉल्व करने का स्टेप 1 ये रहेगा, सॉल्व ऑल सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। जितने भी टेक्स्ट बुक में या फिर आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक होगा, उस बुक्स में से, उन बुक्स में से जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, जो सॉल्व करके बताए हुए हैं, उनको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है। समझ में आया? नेक्स्ट सेकंड स्टेप कहता है सॉल्व अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। उसमें मैंने ब्रैकेट में लिखा है टाइप 1। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह के क्वेश्चन आपने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में किए थे, उसी सेम तरह के क्वेश्चंस आपको बस अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स या फिर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करना है, जो कि टाइप 1 के अंडर आने वाला है। समझ में आया? स्टेप 3 कहता है सॉल्व ऑल अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑफ टाइप 2। अब टाइप 2 के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो व्हाट डू वी मीन बाय टाइप 2 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन? तो देखो, ऐसे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जिसमें गिवन एक से ज्यादा दिया होगा
अननोन एक से ज्यादा आपको पूछा होगा और जो आपको फाइंड आउट करना है वो सारे चीजें इंटरलिंक्ड होगी, मतलब एक की वैल्यू निकालने के बाद ही आपको दूसरे की वैल्यू आएगी। मतलब ये टाइप 2 वाले क्वेश्चंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसमें आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले 2-3 चीजों की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। उन तरह के क्वेश्चंस को आपको उसके बाद सॉल्व करना है। एंड द लास्ट स्टेप, स्टेप 4 सेज दैट सॉल्व हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। जब आपका कंसेप्चुअल नॉलेज इतना पक्का हो जाएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे ना, तब जो है आपको हॉट्स यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन की तरफ अपना कदम बढ़ाना है, ताकि आप मतलब हाफ मार्क्स भी गवा ना सके। मतलब हॉट सॉल्व करने के बाद तो आप पूरे परफेक्ट बन ही जाओगे। समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे दो क्वेश्चंस को, दो न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। लेट्स सी व्हाट डज द क्वेश्चन सेज। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रिकल आयन यूजेस अ पावर ऑफ 1100 वैट व्हेन सेट टू हायर टेम्परेचर। क्या बोल रहा है? एक इस्त्री, गर्म इस्त्री जो रहती है ना, हम लोग प्रेस करने के लिए यूज करते, दैट आयन यूजेस 1100 वैट ऑफ पावर व्हेन इट इज सेट टू एन हायर टेम्परेचर। जब उसका हायर टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो इतना पावर कंजम्पशन करता है। आगे क्या बोल रहा है? इफ सेट टू द लोअर टेम्परेचर इट यूजेस 330 वैट ऑफ पावर। यानी कि जब हम उसका जो पावर कंजम्पशन है, मतलब जो टेम्परेचर है, वो जब हम लोग कम करेंगे, लोअर टेम्परेचर पे रखेंगे, तब वो पावर कंजम्पशन उसका 330 वैट्स रहने वाला है। तो पहले दो लाइन को ब्रेक डाउन करने के बाद क्या पता चला कि एक जो इस्त्री है उसका पावर कंजम्पशन जब आप टेम्परेचर हाई रखोगे तो 1100 वैट है, और उसका टेम्परेचर आप लो रखोगे तो 330 वैट रहने वाला है। इतना पता चल गया, इसी को बोलते हैं एनालाइज करना क्वेश्चन। आगे क्या दिया है पता करते हैं, चलो। फाइंड आउट, अब क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट एंड रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस फॉर द टू सेटिंग्स। जो हमने दो सेटिंग रखी थी, हाई टेम्परेचर वाली, लो टेम्परेचर वाली, दोनों सेटिंग्स पे आपका करंट क्या रहने वाला है, रिस्पेक्टिव करंट क्या रहेगा और रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस क्या रहेंगे, ये आपको पूछा है। दिस व्हाट यू हैव टू फाइंड। उसके बाद एक और गिवन दिया है, द आयन इज कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उस इस्त्री का, उस आयन का रहने वाला है। अब इतना सारा सब कुछ पता चलने के बाद किस तरह से सॉल्व करना है, लिखना कैसे, बताता हूं। सबसे पहले टर्म तो आपको लिखना है गिवन। गिवन क्या दिया था हमें कि दो पावर कंजम्पशन दिए, P1 एंड P2। मैंने यहां पे लिख दिया P1 एंड P2। नाउ P1 इज द पावर कंजम्पशन एट हायर टेम्परेचर, P2 इज द पावर कंजम्पशन एट लोअर टेम्परेचर। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट पे ये भी दिया था कि वो जो इस्त्री है उसका पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 220 वोल्ट दिया है, मैंने वो भी लिखा V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। गिवन किस तरह से लिखना है पता चल गया। ओके, आगे आपको क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड। अब मैंने बोला था कि रिस्पेक्टिव करंट्स एट टू डिफरेंट सेटिंग्स, इसलिए मैंने यहाँ पे I1 I2 लिया, जबकि मैंने पावर को P1 P2 लिया था, इसीलिए मैं करंट्स को I1 I2 लूंगा। एंड इन द सिमिलर वे आई विल कंसीडर रेजिस्टेंसेस, रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस एज R1 एंड R2। समझ में आया आपको यहां तक? ओके, अब इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लगेगा उस कंसेप्ट के अनुसार कितने फॉर्मूलाज हम अप्लाई करने वाले हैं, इसको भी नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि पावर P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, ये सबसे पहला फॉर्मूला रहेगा। एंड सेकेंड फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे दैट इज ऑफ ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। समझ में आया? ये दोनों फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। ओके, अब हमें जो है वो वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, तो सोल्यूशन पे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला यूज करेंगे P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, यानी कि पावर इज इक्वल्स टू जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका और इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्ट होता है, तो P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। अब हमें यहाँ पे रिस्पेक्टिव करंट्स निकालना है, तो इस फॉर्मूला से हम करंट की वैल्यू निकालेंगे दो टेम्परेचर्स पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है P1 इज इक्वल्स टू V इंटू I1 और यहाँ पे लिखा है P2 इज इक्वल्स टू V इंटू I2, जहां पर दो पावर कंजम्पशन यूज करके दो अलग अलग करंट्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। और मैं साइमल्टेनियसली दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा ताकि मुझे साइमल्टेनियसली पता चल जाएगा। सबसे पहले P1 इज इक्वल्स टू V इंटू I1। अब इस फॉर्मूला को रीअरेंज करने के बाद I1 इज इक्वल्स टू P1 बाई V बन जाएगा। I1 इज इक्वल्स टू P1 बाई क्या बन जाएगा?
v, और जबकि हमारे पास P1 की वैल्यू 1100 वैट है और v की वैल्यू 220 वोल्ट है, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगले 2 स्टेप में ही आपको आंसर आ जाएगा I1 की, दैट इज 5 एम्पियर। आंसर आने के बाद आपको इसी तरीके से उसको अंडरलाइन जो है वो करना जरूरी है। ये इंप्रेस करता है टीचर्स को, ऐसी चीज ही करना चाहिए आपको आपके एग्जाम पेपर्स में। उसके बाद साइमल्टेनियसली P2 इज इक्वल्स टू V इंटू I2, जिससे हमें I2 यानी कि करंट एट लोअर टेम्परेचर हमें मिलेगा। तो करंट I2 इज इक्वल्स टू P2 बाई V, ठीक है। सेम फॉर्मूला यहाँ पे I1 इज इक्वल्स टू P1 बाई V था, यहाँ पे I2 इज इक्वल्स टू P2 बाई V रहेगा, जिसमें अगेन P2 की वैल्यू हमें दी है 330 वैट्स और V की वैल्यू 220 वोल्ट्स दिया है, जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद 2 से 3 स्टेप में आपको जो है वो करंट की वैल्यू आ जाएगी 1.5 एम्पियर। करंट की क्या वैल्यू आ जाएगी आपको 1.5 एम्पियर। अब देखो हमें I1, I2, R1, R2 फाइंड आउट करना था, जिसमें से हमने I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, I2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब बचता है R1 एंड R2, जिसमें हम लोग ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR को यूज करके फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है V इज इक्वल्स टू I इंटू R। उसके बाद V इज इक्वल्स टू फॉर क्या बोलेंगे हम लोग, हमारा 2 पावर कंजम्पशन दिया है, यानी कि 2 स्टेजेस पे करना, हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर पे V इज इक्वल्स टू क्या होगा I1 इंटू R1, V इज इक्वल्स टू क्या होगा I1 इंटू R1, जिसमें से R1 की वैल्यू आएगी V अपॉन I1, V डिवाइडेड बाय I1। अगेन इस फॉर्मूला में जब आप V और I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपकी R1 की वैल्यू आ जाएगी। बट जब तक आप I1 की वैल्यू नहीं निकालोगे तब तक आप R1 की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। इसका मतलब ये जो अननोन हमें पूछे थे वो सारे इंटरकनेक्टेड है, मतलब पहले की वैल्यू निकालोगे तब ही दूसरे की वैल्यू आने वाली है। इसलिए मुझे यहाँ पर I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से जो है R1 की 44 ओम्स आई है। एंड इन द सिमिलर वे जब मैं I2 की वैल्यू निकालता हूं ओनली तब ही मैं R2 की वैल्यू निकाल सकता हूं, विच विल बी योर 146 ओहम। समझ में आया आपको? सो दिस वाज द टाइप 1 न्यूमेरिकल, मतलब 2 न्यूमेरिकल बताऊंगा, जिसमें से पहला न्यूमेरिकल ये था। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद वाला न्यूमेरिकल किस तरह से रहने वाला। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है ये भी जान लेते, फटाफट जान लेते। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं वो भी बहुत ही शांति से। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, क्या बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट विल बी महेंद्रज वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड इफ ही इज फॉलिंग डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अब क्वेश्चन को समझाता हूं। ऐसा बोला है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, अगर महेंद्र किसी चीज में, मतलब किसी टावर पे, किसी बिल्डिंग पे अगर रेस्ट पे है, ठीक है, अब यहां से वो नीचे जंप कर रहा है। कहां पे जंप कर रहा है? नीचे अगर वो जंप कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी 1 सेकेंड के बाद। अगर वो नीचे जंप कर रहा है और उसको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो है वो नीचे खींच रही है, तो उसका वेलोसिटी दैट टू आफ्टर 1 सेकेंड क्या रहने वाला है, ये आपको पूछा है। उसके बाद गिवन में क्या कह दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ F आपको दिया है 733 न्यूटन गिवन में। उसके बाद मास ऑफ महेंद्र, मास वेट नहीं, मास दिया है 75 kg, ठीक है। अब इसको किस तरह से आपको फ्रेम करना है आंसर बताता हूं। सबसे पहले तो गिवन लिखो, स्टार्टिंग के सेंटेंस में बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम दी रेस्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है, रेस्ट से स्टार्ट करता है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। u इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम दी रेस्ट। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ दिया 733 न्यूटन, वो भी लिख लिया। मास ऑफ महेंद्र वो भी लिख दिया। यहां पे आपको टाइम बता रहा था 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या रहने वाला है, इसलिए टाइम आपने क्या लिखा 1 सेकेंड। इतना गिवन तो क्लियर हो गया। अब टू फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ महेंद्र v, इतना तो पता चल गया। ओके, उसके बाद क्या क्या फॉर्मूलाज यूज होंगे, 2 फॉर्मूलाज यूज होंगे। सबसे पहले तो फोर्स का फॉर्मूला होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड द सेकंड फॉर्मूला विच इज वन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसमें से सबसे पहला इक्वेशन दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at। बस सर यहाँ पे तो एक ही गिवन पूछा, आपने 2 फॉर्मूलेस क्यों लिखे, आगे आपको पता चल जाएगा। सोल्यूशन जब आप फाइंड करोगे या फिर जब सोल्यूशन फाइंड करने जाओगे
व्हाट यू विल गेट टू नो कि दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी v, बट आप उसको डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। उसके लिए पहले आपको महिंद्रा की एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी देन यू विल बी एबल टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी v। समझ में आया? इसीलिए मैंने पहले निकाला महिंद्राज एक्सेलरेशन। महिंद्राज एक्सेलरेशन किस फॉर्मूला से निकालेंगे? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल्स टू m इनटू a, जिसमें आपको F की वैल्यू m की वैल्यू दे चुके हैं। तो इससे आपको a की वैल्यू निकल जाएगी विच विल बी 733 और 75 इधर डिवाइड हो जाएगा, जिससे आपको a की वैल्यू 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। समझ में आया? तो इससे क्या पता चला? आपने पहला अननोन फाइंड किया दैट इज a, बट वो आपको पूछा नहीं है, आपको पूछा है v। अब इस पहले अननोन को यूज करके आपका जो फाइंड आउट करने वाली चीज है उसको फाइंड आउट करोगे, मतलब उसकी वैल्यू पता करोगे। कैसे वो बताता हूं, देखो। अब जब मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन के अनुसार मेरे पास क्या क्या है? u की वैल्यू है, ठीक है, a की वैल्यू है और t की वैल्यू है। सो व्हाट आई विल यूज इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at। यहाँ पे मैंने लिखा है v इज इक्वल्स टू u प्लस at, जिसमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। u की वैल्यू हमें 0 दे चुके हैं क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। a की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया रिसेंटली 9.77 और टाइम की वैल्यू हमें दे चुके हैं 1 सेकंड। जब सारे चीजों की वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे देन यू विल गेट टू नो कि वैल्यू ऑफ v वेलोसिटी जो है दैट विल बी 9.77 मीटर्स पर सेकेंड। समझ में आया? किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है, पढ़ना है, ब्रेक डाउन करना है, गिवन टर्म्स, जो फाइंड आउट करने वाले टर्म्स, फॉर्मूला किस तरह से आपको प्लॉट करना है। समझ में आ रहा है? अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो मैं तो गारंटी के साथ कह ही सकता हूं कि आपके न्यूमेरिकल्स में पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, अब जाके सॉल्व करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर एक लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।